लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। सोचिए, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो लोग ईवीएम से चोरी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, उनको एक दिन फांसी की सजा होगी। भारत में एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह रही हैं, उनको बांग्लादेश में फांसी की सजा हुई है। वहां के गृह मंत्री को भी फांसी की सजा हुई है। क्या जब ये प्रधानमंत्री रही होंगी तो इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है? इसलिए राजनीति में लोकलाज बहुत ज़रूरी है और सत्ता संविधान को मानना बहुत ज़रूरी है। क्या पता कल खेल पलट जाए। जैसे नेपाल में आपने जैन जी को देखा था सड़क पर प्रदर्शन करते हुए। नेपाल की सत्ता को भी नहीं पता था, लेकिन आखिर भूख रोटी की ज़रूरत सबको होती है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी इस तरह के सत्तासीन हुए हैं, जिन्होंने जनता को नकारा है, वो देर सवेर हिटलर हो, मुसोलिनी हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो या मैक्सिको हो। मैक्सिको में भी जेन जेड जो है वो सड़कों पर हैं। तो सरकार किसी की भी हो, किसी भी देश में हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, तब तक जब तक वो जनता के साथ कम से कम ना हो। तो बांग्लादेश एग्जाम्पल है, नेपाल एग्जाम्पल है, और मैं ये सिर्फ खबर दे रहा हूँ आपको। अब भक्तों को इससे दुख होने लगे तो मुझे नहीं पता। उमाशंकर सिंह इंटरनेशनल खबरों के जानकार हैं। उन्होंने मैक्सिको की खबर, जो जेनजी जो वहाँ सड़कों पर है नेपाल की तरह या बांग्लादेश की तरह, खबर दिखाई तो यहाँ के भक्त उनको गाली दे रहे हैं। हम लोग भारत के लोग हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं मनु मीडिया की। ये सच है कि आरजेडी की बड़ी हार हुई है। परिवार में बहुत सारे उनके लोग हैं, कला है। सोचिए, तमाम पत्रकार जो जातिगत सवर्ण पत्रकार हैं, वो मजा ले रहे हैं, चटकारा ले रहे हैं, इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वही सारे पत्रकार, एक ठाकुर समाज के आर के सिंह, पूर्व केंद्रीय सचिव, उसके बाद मोदी की सरकार में 2 बार के बिजली मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या मजाल है कि उस खबर को दिखाया जाए, उस खबर को प्रचार किया जाए, उससे इंटरव्यू किया जाए। हाँ, उस खबर को हटा जरूर दिया गया है। तो तमाम सवर्ण पत्रकार जो हैं वो लालू यादव के परिवार की घटना पर चटकारे ले रहे हैं। इसमें मुझे चिराग पासवान का बयान नपातुला दिखा, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। इसी तरह से चिराग पासवान का परिवार भी टूटा था, तब भी मीडिया ने चटकारे लिए थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ हैं, कल हट जाएंगे तो वो भी चटकारे लेंगे। लेकिन एक खबर अंदर से आ रही है, अब तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब तक पता नहीं चला है कि वो कब शपथ लेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा भी या नहीं। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाए रखा जा सकता है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी और अमित शाह एक बार बोल चुके हैं कि हम हमारे विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। अभी इस पर सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन अटकल लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, जिस तरह से ये मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया, दलित पिछड़ों के बारे में अटकल लगाते हैं, मैं उसकी अटकलबाजी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पास भी 2 ऑप्शन हैं। एक तो सवाल है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीट है, ऐसे में गवर्नर उनको ही मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाएंगे, ये भी सच है। तो इसका भी तोड़ निकल सकता है। अगर आरजेडी के 24 विधायक इस्तीफा दे दें और वो जेडीयू ज्वाइन कर ले, तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, और ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को बुलाना पड़ेगा। तो इंडिया गठबंधन के पास भी बहुमत है, अगर ओवैसी साथ आ जाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा और बीजेपी मिलकर भी 117 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि अगर इंडिया गठबंधन में 35 इंडिया गठबंधन के पास है, 85 नीतीश कुमार के पास है, ऐसे में 5 ओवैसी, उनका संख्या 126-25 पार हो जाता है। लेकिन एक दूसरे भी अटकलबाजी चल रही है सोशल मीडिया पर। आप कल्पना कीजिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको बना दिया जाए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, उनको भी बना दिया जाए। तो 35, 19 और 85 बहुमत कहाँ करा है? बीजेपी विपक्ष में चली जाएगी। तो आप सोचेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पद क्यों छोड़ दें? इसलिए छोड़ दें कि केंद्र में उनके दम पर सरकार है। 12 इनके सांसद है, 5 चिराग पासवान के सांसद है, और नायडू जी के पास भी सांसद है। ऐसे में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं और राहुल गांधी गृह मंत्री बन जाएं। ये भी एक संभावना हो सकती है,
क्योंकि शरद पवार ने कहा है कि जिस तरह से खाते में 10,000 रुपये डाले गए, इस पर हम लोग संसद में बहस करेंगे। तो देर सवेर सही चोरी का खुलासा तो होगा, दिग्विजय सिंह ने भी कहा है। और सोचिए क्या इत्तेफाक है, बीजेपी के 6 विधायक जो जीते हैं वो 1,22,000 वोटों से, जिसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो। तो 6 जो विधायक जीत रहे हैं वो 1,22,000 से, ये सब शक पैदा करता है। अब ये पत्रकार हैं संगप्रिया सांगवान, ये भी सवर्ण है लेकिन जाट समाज से आती हैं। इन्होंने बाकायदा एक वीडियो डालने की हिम्मत की है कि प्लेइंग फील्ड एक नहीं था। सोचिए, आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे थे, और जिन महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए हैं उनको चुनाव में उनसे ड्यूटी भी लिया गया है। तो चुनाव आयोग तो ईमानदार नहीं है। उसके बावजूद एक और पत्रकार है जो ठाकुर समाज से है, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह। ठाकुर समाज न्याय के लिए जाना जाता है, चाहे महाराणा प्रताप हो, जैसे मराठा समाज न्याय के लिए जाना जाता है। उसी तरह से ये जो राजीव रंजन सिंह है, ये बहुत पॉपुलर हैं, टीवी अखबार में सबसे ऑनेस्ट पत्रकारों में माने जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। और भक्त और जो इस तरह के जो अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं उनको भी एक्सपोज करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से खबरों को करते हैं। इनका भी कहना है कि चुनाव आयोग की बात करना ही बेकार है। तो चलिए, गिनती के इक्का दुक्का पत्रकार जो किसान कम्युनिटी से हैं, ठाकुर समाज से, वो कम से कम सच को सच कह रहे हैं। लेकिन सोचिए, वो तमाम टेलीविजन चैनल जो तेजस्वी यादव के पारिवारिक झगड़े को तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि चुनाव आयोग पर बयान दे दें। आचार संहिता में मूर्तियां ढकवा दी जाती थी जब मायावती मुख्यमंत्री थी। आचार संहिता में लालू यादव के समय पोस्टर साटना मना था, और आप अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ये हुआ है। प्रशांत किशोर की माने तो 14,000 करोड़ रुपया जो है वो इस चुनाव में खर्च किया गया है। 14,000 करोड़। आप सोचिए, कल तक जो लोग झारखंड में माई बहन योजना के तहत पैसा ट्रांसफर हुआ था आचार संहिता से पहले, उसको लेकर मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे थे, और यहाँ बीच में पैसा डाला गया है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पालघाट याद है, पालघाट में कुछ साधुओं की हत्या हुई थी। अब उस हत्या का जो आरोपी है उसको बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करा दिया है। तो ये सब चलता रहता है। पहले अमेरिका रोज धमकी देता था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उस पैसे से यूक्रेन में हथियार आ रहे हैं। वो रोज कहता था कि मैंने सीज फायर करवाया है। अब लगता है कि मोदी जी सरकार ने उनका मुंह बंद कर दिया है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि तेल उनसे खरीदा जाए, रूस से नहीं, और अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि वो तेल अमेरिका से खरीदेगा, रूस से नहीं। जबकि दुनिया को पता है कि अमेरिका हमारा सगा नहीं है, वो पाकिस्तान का पिट्ठू है, और पाकिस्तान का असीम मुनीर भी उसका पिट्ठू है। हमेशा से रूस हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है, सबसे भरोसेमंद। जब इंदिरा गांधी ने अलग बांग्लादेश के लिए अपनी सेना भेज दिया था, तब अमेरिका ने कहा था कि मेरा 7वां बेरा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम्हारा 7वां बेरा आया है चाहे 70वां बेरा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अमेरिका की विश्वसनीयता हमेशा से कटघरे में रही है। सोचिए, अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी डाल के भेजा गया, अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत की विदेश नीति है। मैंने अभी एक नेपाल के पूर्व सांसद का इंटरव्यू किया है, वो कह रहे हैं कि वहाँ जो खस आ रहे हैं वो सब चीन के साथ मिले हुए हैं, जबकि वहाँ के जो दलित पिछड़े हैं वो भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और वो सब के सब बुद्धिस्ट हैं, और वो लोग लोकतंत्र चाहते हैं। लेकिन जो खस आ रहे हैं, उसी तरह से मैक्सिको में जेनजी सड़कों पर है, महंगाई बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, इसलिए सड़क पर है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सोचिए किस तरह से फांसी की सजा हुई है, उनके गृह मंत्री को सजा हुई है। वो अभी भारत में निर्वासित शायद जिंदगी जी रहे, अभी पक्का कहाँ है नहीं पता है, लेकिन लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग ईवीएम के बहाने चोरी कर रहे हैं उन सबको सजा होनी चाहिए। भारत में ये भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि लगभग 50 सीट ऐसी हैं जहां वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, वहां भी बीजेपी जीती है, और 50 सीट ऐसे हैं जहां वोटर लिस्ट से नाम जोड़े गए, वहां भी बीजेपी जीती है। तो बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो बहस है वो इस बात के लिए है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं देखी गई।
चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं सरकार के साथ मिलीभगत कर रही है। लोगों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और देश के बड़े हैं, और वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आजम खान उनके बेटे को 7-7 साल की सजा 2 महीने पहले छूटे थे, अब फिर जेल जाएंगे। फर्जी पैन कार्ड का मामला, तो आजम खान के सरकार लगी हुई है खिलाफ, कभी बकरी चोरी, कभी किताब चोरी, अब पैन कार्ड। तो देखिए सत्ता का जो सत्ता जो है उससे मतभेद का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये सच है कि बिहार में वोटर 7 करोड़ 42 लाख थे, फिर वोटर बढ़कर 7 करोड़ 43 लाख हुआ, फिर 7 करोड़ 45 लाख हुआ। नेपाल के बाद अब मैक्सिको में जेन जी अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, पाखंडी बाबा बागेश्वर की सांप्रदायिक पदयात्रा सफल करने में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का संविधान कहता है। तमाम लोग जो इनकम टैक्स ईडी की चपेट में है, चाहे वो एकता कपूर हो, राजपाल यादव हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, ये सबका जमावड़ा उस कार्यक्रम में लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा कनेक्शन सरकार से तो है, तभी लोगों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो गए तो सरकार से बचा लेगी हमको। एक बार प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि हम छोटे भाई हैं। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जब बीमार पड़ा तो वो अंग्रेजी दवाई ले रहा था, थर्मामीटर लगा रहा था, वो अपना ही पर्ची नहीं काट पाया कि मैं बीमार पड़ूंगा, लेकिन वो लोगों को गौमूत्र और गंगा जल पीकर कैंसर ठीक करने की हिदायत देता है। और यही कह के वो करोड़ों अरबों का मालिक है और अब अस्पताल का चेन भी शुरू कर रहा है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा हरियाणा की रहने वाली है। सोचिए, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में प्रियंका शर्मा नाम की एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, तो क्या इसे पूरे शर्मा जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? क्या पूरे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, जैसे मुसलमानों के साथ ये ट्रोलर करते हैं? और पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था, अभी मुख्य आरोपी बीजेपी में शामिल हो गया है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा हुई है, लेकिन सबसे डरावना एक खबर सुनिए। यह है चित्रा त्रिपाठी, इसको ये केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह बिहार के, इन्होंने इनको कह दिया, सीधे सीधे मंथरा बोल दिया कि मंथरा हो तुम और तुम लड़ाई लड़वा रही हो। चित्रा त्रिपाठी हंसती रह गई। यही किसी दलित पिछड़े ने बोला होता तो सोचिए क्या होता। तो मंथरा कहा जाए, और यहाँ तक कहा गया कि आप जैसे लोग जब इस तरह की पत्रकारिता करेंगे तो हमारे एडिटर को कहना पड़ेगा। तो सोचिए, सरकार इन लोगों को नौकरी दिलवाती है चैनलों में। ईवीएम में गड़बड़ करने वाले एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और दलित समाज को एक आशु शर्मा वर्मा नाम का एक गाजियाबाद का नेता है, एक्स मेयर रह चुका है, वो कह रहा है कि दलित समाज के लोग आतंकवादी हैं और मैं अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर शामिल करने के पक्ष में नहीं हूं। ये बड़ा बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और देखिए, सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय कुमार सिन्हा 1,22,408, नीरज कुमार सिंह 1,22,491, कृष्ण कुमार ऋषि 1,22,494, 491, 494, 408 और 480 सूची। तो सारे इनके जो लगभग 5-6 जो उम्मीदवार हैं वो 1,22,000 वोट ला रहे हैं। यही सब शक पैदा करता है। श्री आर.के. सिंह जी शानदार व्यक्ति, आर.के. सिंह की खबर कोई नहीं चला रहा है, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 2 सवर्ण पत्रकारों ने, संगप्रिया सांगवान और राजीव कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में प्लेइंग 11 बराबर नहीं था और सब कुछ गड़बड़ हुआ। और अब बात है क्रिकेट की। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका में रिजर्वेशन लागू है, वहाँ नस्लभेद के खिलाफ ब्लैक समुदाय के क्रिकेटर्स को रिजर्वेशन है और उनके कप्तान जो हैं वो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। उनको भारत में नस्लीय गाली दी गई। भारत में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, जो यहाँ के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, जो आरक्षण को गाली देते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को टेस्ट मैच में हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम में रिजर्वेशन लागू है और ब्लैक लोगों का 6 प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात गाली देने वाले नहीं समझ पाएंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।